हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर डिस्कशन में। यहाँ पर हम हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिक नोटिस टाइम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को में रिलैक्सेशन देते हुए उसको घटा के 30 दिन से 7 दिन कर दिया है। बैकग्राउंड क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको गवर्न किया जाता है बाय प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है इस सेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। यहाँ पे उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, जिस दिन से उनकी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है और जो भी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की गई है उसके अंतर्गत। ये पावर जो है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइन क्या होता था, वहां पे एप्लीकेंट जो भी थे उनको अपने पार्टी का जो भी प्रपोज्ड नेम था उसको पब्लिश करना होता था 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर में और 2 लोकल डेली न्यूज़पेपर में विद इन 30 डेज ऑफ सच पब्लिकेशन बिफोर कमीशन। तो अब इसको क्या कर दिया गया है, इस जो टाइम पीरियड को था जो पहले मतलब कि 30 दिन कम से कम पहले आपको रजिस्टर करना होगा तभी आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है आइडेंटिफाई हो सकेगी, लेकिन अब इसको घटा करके सिर्फ 7 दिन कर दिया गया। यानी कि 7 दिन पहले भी अगर कोई रजिस्टर कर देता है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। अगली न्यूज है आईएफएस डे के बारे में। यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स को ग्रीट किया है। इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में जान लेते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक सिविल सर्विस है जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर आती है, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये सर्विस जो है ये कंडक्ट करती है डिप्लोमेसी को, इसके अलावा जो भी हमारे देश के फॉरेन रिलेशंस हैं उसको मैनेज करती है। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल हेड्स जो हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं। 1948 में पहली ग्रुप ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस को रिक्रूट किया गया था अंडर कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको एडमिनिस्टर किया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने। ये एग्जाम जो है अभी भी कंडक्ट किए जाते हैं ताकि जो भी नए फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सके। बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, इंडियन फॉरेन सर्विस जो है इसकी जो ओरिजिन है वो बहुत पुरानी है। ये ब्रिटिश टाइम से ही आ रही है। इस ब्रिटिश रूल के टाइम में क्या होता था, यहाँ पर जो फॉरेन डिपार्टमेंट था उसको क्रिएट किया गया था ताकि वो कंडक्ट कर सके फॉरेन यूरोपियन पावर्स के साथ जो भी ब्रिटिश रूल्स के जो भी बिजनेस थे उसको कंडक्ट कर सके। सितंबर 13, 1783 को क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कैलकाटा के फोर्ट विलियम में। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया ताकि जो वॉरेन हेस्टिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके ऊपर से जो प्रेशर है उसको रिलीव किया जा सके, जिस वजह से यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया और एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। आईएफएस जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 9 अक्टूबर 1946 के दिन। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो इस बार अपनी 74वीं सालगिरह सेलिब्रेट की गई। अगली न्यूज है भाई तारू सिंह जी के बारे में। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर भाई तारू सिंह जी को नमन करते हुए उनको नमन किया उनके 300वें बर्थ एनिवर्सरी के दिन। भाई तारू सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। ये एक प्रोमिनेंट सिख लीडर थे और ये एक प्रोमिनेंट सिख मार्टायर थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर लिया सिख वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, जो भी उनकी बिलीफ थी वो उस पर काफी अडिग रहे। जब उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी इस्लाम में तो उन्होंने वहां पर अपने वैल्यूज को जो भी उनके अंदर इनकलकेट की गई थी उसको बचाने की ठानी। उन्होंने अपनी लाइफ को यहाँ पर सैक्रिफाइस किया अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जिस वजह से यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको याद करते हुए उनको नमन किया है।
इनके नाम पे गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा शहीद भाई तारू सिंह या गुरुद्वारा शाहिदी स्थान भाई तारू सिंह जी के नाम से लाहौर पाकिस्तान में। ये वही स्पॉट है जहां पर भाई तारू सिंह जी को शहीद किया गया था। उनका जन्म पंजाब में हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल अंपायर। अगली न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के बारे में। फिल्म डिवीजन ने यहाँ पर एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री फिल्म को यहाँ पर शोकेस करने की बात की है ताकि यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल को यहाँ पर मार्क किया जा सके। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो 11 अक्टूबर 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जो फिल्म की कोशिश होगी वो यहाँ पर गर्ल्स के जो भी वॉइस हैं उसको एम्पलीफाई करने की, उसको उठाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी ताकि सामने आकर के यहाँ पर जो भी गर्ल चाइल्ड हैं उनको सेव किया जा सके, जो भी उनके खिलाफ एट्रोसिटीज और एक्सप्लॉइटेशन उनका होता है उसके अगेंस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल के बारे में जान लेते हैं। एवरी ईयर 11 अक्टूबर के दिन यूनिसेफ जो है वो एनुअल कैंपेन लॉन्च करती है ताकि इसमें गर्ल्स की वॉइसेस को रेज किया जा सके, इसके अलावा उनके राइट्स के लिए खड़ा हुआ जा सके। इस साल की जो थीम है वो माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर है। इसमें जो है री इमेजिन किया गया है बेटर वर्ल्ड को ताकि यहाँ पे इंस्पायर किया जा सके वर्ल्ड को एडोलेसेंस गर्ल्स के प्रति। 11 अक्टूबर 2012 वॉज द फर्स्ट डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। की पॉइंट क्या है, 2020 में वर्ल्ड जो है वो 25वीं सालगिरह जो है मना रहा है जब से बीजिंग डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया गया। इसका ग्लोबल एजेंडा है कि गर्ल्स के राइट को आगे बढ़ाया जा सके और वुमेन एम्पावरमेंट की बात पूरे वर्ल्ड में डिसेमिनेट की जा सके। 1995 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन जो है वो बीजिंग में यूनानिमसली एडॉप्ट किया गया बीजिंग डिक्लेरेशन में। और यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन हुआ ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म के तौर पे है ताकि वुमेन राइट की बात की जा सके। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है वो गर्ल्स राइट की बात की जाती है। नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020 के बारे में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो नोबेल पीस प्राइज 2020 जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। इस अवार्ड को दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उनके एफर्ट के लिए जो उन्होंने हंगर से कॉम्बैट करने के लिए दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशन का जो कि लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फोकस हंगर और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इसका फाउंडेशन 1961 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। अगर बात की जाए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में तो 2019 में इन्होंने ऑलमोस्ट 100 मिलियन पीपल को इन 88 डिफरेंट कंट्रीज में असिस्ट किया जो भी एक्यूट फूड और इनसिक्योरिटी से पीड़ित थे और हंगर से पीड़ित थे। 2015 में भी इन्होंने इरेडिकेटिंग हंगर को एडॉप्ट किया था एज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। फूड प्रोग्राम जो है वो यूएन के प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जो उनके गोल को रियलाइज करती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है डिप्लोमेटिक प्रोसेस में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मई 2018 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनानिमसली रेजोल्यूशन 2417 को एडॉप्ट किया था जिसमें पहली बार एक्सप्लिसिटली एड्रेस किया गया था लिंक को बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड हंगर। यानी कि उन्होंने यहां पर एड्रेस किया कि कॉन्फ्लिक्ट और हंगर में एक डायरेक्ट लिंक है। अगली न्यूज है हर घर जल स्टेट के बारे में। यहाँ पे गोवा जो है हमारे देश का पहला शहर बन गया है, पहला स्टेट बन गया है जो प्रोवाइड करेगा टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहां पर जो है गोवा प्रोवाइड करेगा टैप वाटर कनेक्शन टू लगभग 2,30,000 रूरल हाउस होल्ड्स को। अगर नॉर्थ गोवा की बात की जाए तो वहां पर लगभग 1,65,000 रूरल हाउस होल्ड हैं। इसके अलावा साउथ गोवा में 98,000 रूरल हाउस होल्ड हैं इन 191 ग्राम पंचायत जो कि फुल्ली सैचुरेटेड है विथ एश्योर्ड पाइप वाटर सप्लाई थ्रू टैप कनेक्शन। मिनिस्ट्री का कहना है कि स्टेट जो है अभी प्लानिंग कर रहा है कि वो सेंसर बेस्ड डिलीवरी सर्विस का
यहाँ पर इंश्योर करे ताकि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वाटर सप्लाई के फंक्शनैलिटी की, उसको इजीली यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जा सके। अगली न्यूज है वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे के बारे में। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया अक्टूबर 10 को। माइग्रेटरी बर्ड डे जो है वो एक एनुअल अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन है जो हाईलाइट करता है माइग्रेटरी बर्ड्स के प्रोटेक्शन और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसको जो है इनिशिएट किया गया था 2006 में और ऑब्जर्व किया गया 2018 से इसको ऑब्जर्व किया गया है, और ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है ऑन सेकेंड सैटरडे इन मे एंड इन अक्टूबर। WMBD को ऑर्गेनाइज कौन करता है? ये कैंपेन जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रीटी, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल और अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट के साथ टुगेदर विथ इन्वायरमेंट फॉर अमेरिकाज। थीम क्या थी इस बार की? इस साल की थीम है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की। इस साल की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इस थीम का मकसद है हाईलाइट करना इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग द इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, जो कि सपोर्ट करती है नेचुरल मूवमेंट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को। अगली न्यूज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर को हर साल। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयर किया जाता है, और इसके अलावा जो भी इनकी एफर्ट है वो पुट करते हैं ताकि जो भी मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं लोग, उनको सपोर्ट किया जा सके। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये डे जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में काम कर रहे हैं और इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि इनको और ज्यादा नीड डे है मेंटल हेल्थ केयर के बारे में वर्ल्ड वाइड लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। इस साल का गोल क्या है? इस साल का गोल जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का, वो कैंपेन कर रहा है ताकि इंक्रीज किया जा सके जो भी मेंटल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट होती है उसको, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है कंट्री सिर्फ अपने बजट का 2% ही इन्वेस्ट करती है मेंटल हेल्थ के ऊपर। आज इतनी ही न्यूज थी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।